अच्छा जनाब, मैथ मैकेनिक्स की क्लास है 9709। और जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं ये रेड स्पॉट की बुक के अंदर टॉपिक नंबर 22 है, जिसमें फोर्सेस भी है, इक्विलिब्रियम में भी होती हैं, फ्रिक्शन भी आ जाती है, इंक्लाइन प्लेन भी आ जाता है। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स का मिक्सचर है। टॉपिक नंबर 22 कल की क्लास में 37 और 38 करा चुका हूँ। आज की क्लास में 36 से स्टार्ट ले रहे हैं, फिर आगे चल के देखते हैं कि क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। कह रहे हैं अ क्रेट ऑफ मास 500 kg इज बीइंग पुल्ड अलोंग रफ हॉरिजेंटल ग्राउंड बाय अ हॉरिजेंटल रोप अटैच टू अ विंच। अच्छा जनाब, हॉरिजेंटल सरफेस है, इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और फोर्स भी हॉरिजेंटल लग रही है। और जो फोर्स लग रही है इट इज 2500 न्यूटन। ये फोर्स लग रही है। लेकिन जब क्वेश्चन में उन्होंने एक टर्म यूज की, एट कांस्टेंट स्पीड, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही है। तो याद रखिएगा, जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा हो तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है। एक्सेलरेशन जीरो हो तो वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है। अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो फॉरवर्ड फोर्स बैकवर्ड फोर्स के बराबर होती है। फॉरवर्ड फोर्स के अगेंस्ट यकीनन फ्रिक्शन होगी, और फ्रिक्शन बैलेंस कर रही होगी फॉरवर्ड फोर्स को। इसका मतलब ये हुआ कि इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड देन फॉरवर्ड फोर्स एंड फ्रिक्शन विल बी इक्वल। तो क्वेश्चन में गिवन फॉरवर्ड फोर्स है, पर उसी को मैंने फ्रिक्शन का नाम दे दिया। ठीक है जनाब। अब कह रहे हैं इस फ्रिक्शन को लेकर चलना है एंड फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है। तो बेटा आपको याद होगा, फ्रिक्शन को मैं स्मॉल एफ से डिनोट करता हूँ। फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वेट। तो वेट एक्ट करता है डाउनवर्ड और वेट का रिएक्शन एक्ट करता है अपवर्ड। तो जो वेट का नॉर्मल रिएक्शन होता है, अगर ये इंक्लाइन प्लेन नहीं है तो वेट और नॉर्मल रिएक्शन इक्वल होते हैं। तो मैंने वेट की जगह डायरेक्ट रिएक्शन का फॉर्मूला पुट कर दिया, रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी। अब आप क्वेश्चन में देखिए बेटा, जहाँ लिखी हुई है फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन की जगह मैंने लिखा 2500। एक्चुअली इट इज फॉरवर्ड फोर्स बट इट इज बैलेंस बाय फ्रिक्शन। म्यू कैलकुलेट करना है। ऑब्जेक्ट का मास 500 kg है, ग्रेविटी 9.81 है, और बड़ा ही मासूम सा सवाल है कि म्यू कैलकुलेट करना है। जो नंबर बेटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं वहां जाके डिवाइड हो जाएंगे। इसका आंसर आ जाएगा 0.5, जो आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन इन्होंने तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन दे दिया है। तो चले, इसका मतलब है कि कभी कभी मैथ मैकेनिक्स में इतना आसान सवाल भी आ सकता है। ठीक है जी, 3 मार्क का क्वेश्चन था। 36 के बाद अब मैं जा रहा हूँ 35 पर। तो क्वेश्चन नंबर 35 को जी यहाँ से पिक कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 35 अब जब आप स्क्रीन पे लेकर आते हैं तो इसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी मैं यहाँ लिखना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन नंबर 35 है। और अगर आपके पास रेड स्पॉट नहीं है रिकॉर्डिंग में, जाहिर सी बात है ये रिकॉर्डिंग पता नहीं कौन बच्चा कब देखेगा। तो अगर रेड स्पॉट नहीं है तो हम इसको पास पेपर में देखेंगे, नवंबर 19, पेपर 41, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या जी? क्वेश्चन ये, अ ब्लॉक ऑफ मास 3 kg इज एट रेस्ट ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन है जनाब, और अगर इंक्लाइन प्लेन है तो इंक्लाइन प्लेन के लिए हॉरिजेंटल सरफेस, ये इंक्लाइन प्लेन। और क्वेश्चन में देखें तो इंक्लाइन प्लेन के लिए एंगल भी उसने लिख के दिया हुआ है, 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइन प्लेन है। और इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। चले जी, ये मैंने ऑब्जेक्ट भी ड्रॉ कर दिया कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखा हुआ है। ठीक। अच्छा, फिर जैसे ही इंक्लाइन प्लेन का ये सब कुछ नाम आता है तो फौरन हमारे जहन में आता है कि सर ऑब्वियसली इसका वेट ऐड कर रहा होगा डाउनवर्ड। इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, इसका एक कंपोनेंट पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन आएगा, इसका एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन आएगा। ऑब्जेक्ट का मास 3 kg लिखा हुआ है। तो अगर 3 kg का मास है तो आप जानते हो वेट होता है mg। इस mg में मास 3 kg, ग्रेविटी 9.8, और एक्स एक्सिस के ऊपर आता है साइन थीटा। इंक्लाइन प्लेन पर एक्स एक्सिस पे साइन थीटा आता है। क्यों सर? जितना इंक्लाइन प्लेन यहाँ एंगल बनाता है उतना एंगल वर्टिकल एक्सिस के साथ बनाता है। और जब एंगल वर्टिकल एक्सिस के साथ बनेगा तो एक्स कंपोनेंट साइन थीटा होगा, और जो वाई कंपोनेंट है ये एम हो गया, ये जी हो गया, ये cos 60 हो गया। तो अभी हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं है,
लेकिन हमें इंक्लाइन प्लेन की जितनी थ्योरी आती है वो सारी की सारी हमने इसके ऊपर ले जाकर अप्लाई कर दी है। और जब सब कुछ अप्लाई कर दिया तो क्वेश्चन के अंदर आगे चलते हैं। क्या कह रहे हैं जनाब कि अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 15 न्यूटन एक्टिंग अप, एक फोर्स इस पे लग रही है 15 न्यूटन की, एक फोर्स लग रही है 15 न्यूटन की। और ये जो 15 न्यूटन की फोर्स है इट इज एक्टिंग अप, इट इज गिवन दैट ये फोर्स है 15 न्यूटन की ऊपर लग रही है। और इस फोर्स की वजह से, ठीक है जनाब, इस फोर्स की वजह से लिखा हुआ है कि टू प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन द प्लेन, ये फोर्स उसे नीचे फिसलने से रोक रही है, प्रिवेंट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ठीक, लेकिन आप गौर कीजिए फोर्स लग रही है ऊपर, तो ऊपर फोर्स लग रही है तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये हुआ कि जो एम जी साइन थीटा है उसको नीचे स्लाइड कराने की कोशिश करेगा, एम जी साइन थीटा नीचे स्लाइड कराने की कोशिश करेगा। तो एक ये वाली फोर्स इसको अपोज करेगी और एक और होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो इसको रोकने की कोशिश करेगी। ठीक है जनाब, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को मैं स्मॉल एफ से डिनोट करता हूँ। तो बेटा कहना ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त इस ब्लॉक पर अगर मैं बात करूं अलोंग एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस की, या आप कह लें कि इनक्लाइन प्लेन के पैरेलल की, पैरेलल टू द प्लेन, अगर आप पैरेलल टू द प्लेन की बात करें, इनक्लाइन प्लेन के पैरेलल की बात करें, तो उस वाली एक्सिस पर आपको तीन फोर्सेस नजर आ रही हैं। एक फोर्स 15 न्यूटन की है एक्टिंग अपवर्ड, एक फ्रिक्शन की फोर्स है एक्टिंग अपवर्ड, और जो फोर्स डाउनवर्ड स्लाइड करने की कोशिश कर रही है इट इज एम जी साइन थीटा। ठीक है जनाब, इसको मैं अप फोर्सेस कह रहा हूँ और इसको बेटा मैं डाउन फोर्सेस कह रहा हूँ। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है और प्रिवेंट फ्रॉम स्लाइडिंग, उसको स्लाइड करने से रोका जा रहा है, तो पक्की बात है कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। ऊपर की तरफ इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन अपवर्ड फोर्स 15 न्यूटन ऑफ फ्रिक्शन है, और जो डाउनवर्ड फोर्स है वो एम जी साइन थीटा है। ठीक है जी, कैलकुलेट क्या करना है, क्वेश्चन पढ़े, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है। अब बेटा बताइए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करने के लिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं फ्रिक्शन को सब्जेक्ट बना लूं, और फ्रिक्शन को मैं सब्जेक्ट बनाकर प्लस का जो 15 है इसको बेटा मैं उधर भेज रहा हूँ, तो प्लस का 15 उधर जाकर बन जाएगा माइनस का 15। इसको अभी सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से, बल्कि हाथ के हाथ सॉल्व कर लें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा होगा। अब जो राइट हैंड साइड है उसको ज़रा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आ जाए। तो बेटा ये मैंने कैलकुलेटर उठा लिया है, और इस कैलकुलेटर में जनाब मैंने लिखा 3 × 9.8 × साइन 60, ये नंबर आया, और इसमें से बेटा मैं माइनस कर रहा हूँ 15, तो ये मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 10.46, जिसको बेटा मैं राउंड ऑफ करके 15 कर सकता हूँ, और 15 करने के बाद सॉरी 10.5 कर सकता हूँ। और जहाँ लेफ्ट साइड के ऊपर फ्रिक्शन लिखी हुई है, इस फ्रिक्शन में से क्यों कि हमने म्यू निकालना है, तो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू वेट नहीं लिखेंगे। देखिए मैंने लास्ट क्वेश्चन अभी कराया, वो इंक्लाइन प्लेन नहीं थी, वो हॉरिजेंटल सरफेस थी, हॉरिजेंटल सरफेस पर वेट और रिएक्शन इक्वल होते हैं। लेकिन जब आप इंक्लाइन प्लेन पर होते हैं तो इंक्लाइन प्लेन पे देखिएगा कि जो, अगर मैं अलोंग वाई एक्सिस की बात करूं, तो अलोंग वाई एक्सिस पर अगर बेटा मैं कलर चेंज कर दूं, तो वाई एक्सिस के ऊपर ये नॉर्मल रिएक्शन है और ये एम जी साइन थीटा। तो ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इक्वल्स टू दिस 3 × 9.8 इंटू साइन 60। तो जनाब वाई एक्सिस के ऊपर जो रिएक्शन है उस रिएक्शन फोर्स की वैल्यू को मैं रिप्लेस करा रहा हूँ 3 × 9.8 इंटू कॉस 60 से, एंड इट इज इक्वल टू 10.5। उमर बेटा ये बात समझ में आ रही है, मैंने नॉर्मल रिएक्शन जो इंक्लाइन प्लेन दे रहा है उस नॉर्मल रिएक्शन को 3 यानी एम जी कॉस थीटा से रिप्लेस कर दिया। और उसकी रीजन मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि जब कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पर होता है तो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होती है इट इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा।
इट इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। बेटा आपने म्यू कैलकुलेट करना है। म्यू कैलकुलेट करने के लिए जो नंबर बेटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मैं डिवाइड करूंगा इस वाले नंबर से, तो ये बेटा मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो जनाब स्क्रीन पे मेरे पास 10.5 पे लिखा हुआ है, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 3 इंटू 9.8, ये एम जी हो गया। उसके बाद आ रहा है जनाब कॉस थीटा, और थीटा है मेरे पास 60 डिग्री, ये मैंने बेटा ब्रैकेट क्लोज किया। और जब मैंने सब कुछ कंप्लीट किया तो इट इज इक्वल टू 24.44, 24.44, ठीक है जनाब। और ये जो 24.44 आया है ये हमें बेटा क्या बता रहा है, ये बता रहा है म्यू की वैल्यू, म्यू की वैल्यू। इसको बेटा मैं यहाँ लिखना चाहूंगा 24.44, पर म्यू की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती। म्यू की वैल्यू बेटा कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती, इट इज ऑलवेज लेस देन 1। तो इसका मतलब है कि कहीं हमने कोई ना कोई छोटी मोटी गलती कर ली है। क्या गलती की है, तो चले जी इस गलती को पकड़ने की कोशिश करते। 3G, ये तो नंबर अगर मैं इस नंबर को सॉल्व करूं तो ये नंबर सॉल्व करके आना चाहिए 15 न्यूटन, ये आना चाहिए 15 न्यूटन। और अगर ये 15 न्यूटन आता है इसका मतलब है कैलकुलेटर में कोई छोटी सी गलती हो रही है, जरा रुकिएगा, कैलकुलेटर चलाने में गलती हो रही है, कैलकुलेशन मेरी सही है। ये नंबर है 3 इंटू 9.8 इंटू कॉस 60। तो आप देख रहे हैं 14.7 आ रहा है, 14.7 का मतलब ये वाला जो नंबर है ये कैलकुलेटर में आना चाहिए 14.7, ठीक है जी, ये वाला नंबर। उमर बेटा इसको सॉल्व करो, कैलकुलेटर में क्रॉस चेक कर लो, इट शुड बी 14.7। और 14.7 अगर आ गया है तो अब मैं 10.5 को डिवाइड करा रहा हूँ 14.7 से। तो अब जो बेटा मेरा रिजल्ट आ रहा है, इस रिजल्ट को अगर मैं ईएनजी में लिखूं और ईएनजी में इसको नॉर्मल मोड में लिखूं तो इट इज 0.7। और ये बिल्कुल मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली है। तो छोटी सी कोई कैलकुलेटर में बटन प्रेस करने में मैंने गलती की है, ये इसका आंसर है। और बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम है। तो गलती क्या कर रहा था मैं कि इस नंबर को जब मैंने कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट किया है तो पहले मैंने कोई गलती की लेकिन अब मैंने उसको करेक्शन कर लिया। पहले आप इसको सॉल्व करें, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9.8 इंटू कॉस 60 इट इज इक्वल टू 14.7, और 10.5 को 14.7 से डिवाइड करें तो इट इज इक्वल टू 0.71। इट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बेटा ये पूरी की पूरी बात आपको समझ में आ गई है बेटा उमर? ठीक है जी। तो कैलकुलेटर में कोई मुझसे गलती हो रही थी, खैर। अब इस क्वेश्चन को हम फर्दर आगे लेके चलना चाहते हैं सेकंड पार्ट के लिए। और सेकंड पार्ट के लिए मैं इस अपनी डायग्राम को शिफ्ट करना चाहता हूँ नीचे, और इसको नीचे लाकर फिर हम इसके अगले पार्ट को देखना चाहेंगे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या हो रहा है तो उस पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए जी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है जनाब, सेकंड पार्ट क्वेश्चन ये, फाइंड सॉरी द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 15 न्यूटन इज नाउ रिप्लेस्ड बाय अ फोर्स ऑफ x न्यूटन। अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ कि बेटा जो 15 न्यूटन है इस 15 न्यूटन को अब उन्होंने बना दिया है x न्यूटन, अननोन फोर्स कर दिया है, ठीक। अच्छा याद है 15 न्यूटन से ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, बैलेंस हुआ हुआ था। अब इस x न्यूटन से वो क्या करना चाह रहे हैं तो पढ़िए, लिखा जनाब ये x न्यूटन की जो फोर्स लग रही है तो x न्यूटन की फोर्स लगने से ऑब्जेक्ट कहाँ मूव कर रहा है तो उसको पढ़ना पड़ेगा। कह रहे द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 15 न्यूटन रिप्लेस बाय x न्यूटन एक्टिंग अप द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x which the block does not move, which the block does not move, ब्लॉक को मूव नहीं कराना है, ठीक। अच्छा ये बताइए जो ऊपर वाला केस था उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि जनाब जो हमने फोर्स लगाई थी वो फोर्स इसको प्रिवेंट कर रही थी नीचे जाने से, ठीक है ना, प्रिवेंट कर रही थी नीचे जाने से। अब कह रहे हैं ब्लॉक डज नॉट मूव, मूव नहीं करना चाहिए, एक्स की वैल्यू कितनी लगाऊं, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 15 न्यूटन नाउ रिप्लेस बाय फोर्स x न्यूटन एक्टिंग अप द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लो, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x, x की सबसे बड़ी वैल्यू कैलकुलेट करना है, x की वैल्यू ग्रेटेस्ट कैलकुलेट करना है। तो बताइए बेटा इसके अंदर क्या नई बात हो रही है उमर बेटा, आप सोचिए।
बताइए बेटा 15 न्यूटन में और x न्यूटन में क्या फर्क क्या आ रहा है? क्वेश्चन की देखिए वर्डिंग पकड़ने की कोशिश करें तो बात समझ में आएगी। जरा सुनिए सर, जब फोर्स में क्वेश्चन की वर्डिंग को थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ। सर जब फोर्स 15 न्यूटन थी, जब फोर्स 15 न्यूटन थी तो बेटा 15 न्यूटन की जो फोर्स थी, ये 15 न्यूटन की फोर्स ऑब्जेक्ट को प्रिवेंट कर रही थी किस बात से? फ्रॉम स्लाइडिंग। ठीक है जनाब, स्लाइडिंग से प्रिवेंट कर रही थी। ठीक, और बताइए बेटा जब स्लाइडिंग से प्रिवेंट कर रही थी, फिसलने से रोक रही थी, तो इसका मतलब है हम ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे थे ऊपर की तरफ। ठीक है जनाब, यानी फोर्स ऊपर की तरफ लग रही थी और वो उसको नीचे जाने से रोक रही थी। तो नीचे जाने से जब रोक रही थी, नीचे जाने से रोक रही थी, तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा होगा। और जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा होगा तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रही होगी। ठीक है, तो इस बात को और कीजिएगा, प्रिवेंट फ्रॉम स्लाइडिंग। अगर ऑब्जेक्ट स्लाइड करने से प्रिवेंट कर रहे हो तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट कोशिश कर रहा होगा टू स्लाइड डाउन, और अगर वो स्लाइड डाउन करने की कोशिश कर रहा होगा तो मैंने फ्रिक्शन को अपवर्ड डायरेक्शन में लिया था। काम की बात, फ्रिक्शन को मैंने ऊपर की तरफ लिया था। डिफरेंस समझिएगा बेटा, वरना बात समझ में नहीं आएगी। अच्छा, ये तो लास्ट केस था। अब नया केस है। कह रहे हैं जनाब एक्स न्यूटन लगाना है फोर्स, और एक्स न्यूटन की फोर्स ऐसी लगानी, जरा गौर से सुनिएगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की ऐसी ग्रेटेस्ट वैल्यू मालूम करना है व्हेन द ब्लॉक इज अबाउट टू मूव अपवर्ड, अबाउट टू मूव अपवर्ड, ऊपर जाने वाला है। और आपको पता है अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाने वाला होगा ना, ऊपर की तरफ मूव करने वाला है, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन अब नीचे की तरफ हो जाएगी। फ्रिक्शन की डायरेक्शन अब नीचे की तरफ हो जाएगी। ठीक, तो ये वाली बात उमर इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि देखो कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे मैथमेटिकल, उसका मसला नहीं है, लेकिन जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप कैसे पकड़ोगे बात को। तो मैं अपनी बात को रिपीट करूंगा, लेकिन मैं उमर की वर्डिंग सुनूंगा ना, जब कोई बच्चा बोलता है उस चीज को एक्सप्लेन करता है तो टीचर समझ लेता है कि इसके दिमाग में ये बात आई गई है या नहीं आई है। तो गौर से सुनिएगा सर, व्हेन force is 15 Newton, then this force is only preventing the object from sliding. It means the object has tendency to slide down and the friction is acting upward. It was 15 Newton force. But now the 15 Newton force is replaced by a greater force. It means force is gradually increased. And as the object is about to move upward along the inclined plane, now we have to calculate the value of x. As the object is about to move upward, it means now friction will act in downward direction. तो फ्रिक्शन की पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब उमर मुझे अपनी वर्डिंग में समझाए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 15 न्यूटन पार्ट एंड एक्स न्यूटन पार्ट। क्या डिफरेंस क्या है दोनों सवालों में उमर? बिल्कुल सही आपने कह दिया। इसका मतलब है आपकी वर्डिंग से टीचर को समझ में आ जाता है कि आपने मेरी बात समझ ली है या नहीं। ठीक, अब फ्रिक्शन को नीचे लेके जाना। और बताइए अगर फ्रिक्शन को नीचे लेके जाना है तो मैं पूरी कहानी दोबारा नहीं चलाऊंगा यार। जो मेरे पास इक्वेशन ऑलरेडी बनी हुई है, मेरे पास ये वाली इक्वेशन बनी हुई है, मैं इस इक्वेशन को ही उठाकर, इस वाली इक्वेशन को उठा के मैं दोबारा क्वेश्चन पूरा लिखने के बजाय टाइम की बचत करना चाह रहा हूँ। इस पार्ट को बेटा मैं ऊपर वाले पोर्शन में सॉल्व कर रहा हूँ। ऊपर वाले पोर्शन में कैसे सॉल्व करूंगा तो जरा देखिएगा, ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। मुझे एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक, और x फाइंड आउट करने के लिए पहली बात सर 15 की जगह मुझे अब लिखना चाहिए x। ठीक है, और फ्रिक्शन की मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी है, तो प्लस एफ के बजाय ये हो जाएगा माइनस एफ। और बाकी पूरा क्वेश्चन वही रहेगा जनाब, बाकी सब कुछ वही रहेगा। ठीक है जनाब, बाकी सब कुछ वही रहेगा। और अभी क्योंकि मैं ये पोर्शन सॉल्व कर चुका हूँ तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 10.5, और एक्स बेटा मैंने कैलकुलेट करना है। माइनस फ्रिक्शन उधर है कि प्लस फ्रिक्शन हो जाएगी, और फ्रिक्शन होगा म्यू आर। ठीक है जनाब, और इस म्यू आर में भी, ठीक है जनाब, म्यू की वैल्यू अभी अभी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं।
ठीक है ना, म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, म्यू की वैल्यू है 0.71, तो ये बेटा मैंने 10.5 ऐसे ही लिखा। म्यू की वैल्यू वी हैव कैलकुलेटेड इन द लास्ट पार्ट, इट इज 0.71, और जहां लिखा हुआ है आर, तो आर फिर वही वाला होगा जो मैंने लास्ट टाइम सॉल्व करते वक्त कोई गलती कर दी थी। अगर आपको याद हो तो ये आर आया था हमारा, ये था आर, है ना। और ये जो आर, हाँ इसको मैंने सॉल्व किया ऑलरेडी 14.7, तो मैं तो उसको 14.7 ऊपर डायरेक्ट मारूंगा। ठीक है जी। और मैं टाइम को सेव करते हुए अब सिर्फ इस वाले नंबर को कैलकुलेटर में सब्सटीट्यूट करूंगा, और मैं इसको हटा दूं क्योंकि मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। और अब जनाब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। पहले मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 0.71 इंटू 14.7, ये रिजल्ट आ गया जी। और इस रिजल्ट में मैं प्लस करने जा रहा हूँ 10.5, तो मेरा रिजल्ट आ रहा है 20.93, और 20.93 को मैं मेरे ख्याल में 21 लिख सकता हूँ। ठीक है जी, तो मैं इसको 21 लिख रहा हूँ, लेकिन आंसर जो है 21 नहीं है। आंसर जनाब 21 नहीं है, आंसर 21 नहीं है। अच्छा, ये आंसर 21 क्यों नहीं है इसमें? नहीं नहीं, हाँ मैं इसी चीज को दोबारा देखने जा रहा हूँ, मैं इसको दोबारा देखने जा रहा हूँ। देखिए मैंने लिखा 3 इंटू 9.8 इंटू साइन 60, तो इसका आंसर कैलकुलेटर में आ रहा है 25। ये तो कोई गड़बड़ कर रहा है यार, ये 25 आ रहा है। अच्छा, मैंने फिर शायद लिखने में कोई गलती की है, ये जी, एम सही है, मेरा 3 है, फिर जी है, और उसके बाद साइन 60 है। इन सबको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना आ रहा है? 25.46। ठीक है जी, ये आ रहा है 25.46। तो यार ये 10.5 मैंने पहले क्यों लिखा हुआ है? ये वाला 10.5 मैंने क्यों लिखा हुआ है? 10.5, अच्छा 10.5 ना यार, पहले इन दोनों के डिफरेंस से आया था। सही 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 सही, इन दोनों के डिफरेंस से 10.5 आया था। हाँ, इन दोनों के डिफरेंस से आया था 10.5। ठीक है। अच्छा, अभी जो मैं काम कर रहा हूँ इस काम के अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूँ तो जो मेरे स्क्रीन पे आ रहा है मैं यार वो लिखने जा रहा हूँ। स्क्रीन पे क्या आ रहा है सर? स्क्रीन पे आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन पे आ रहा है, इसको मैं हटा रहा हूँ। सर ये आपने पूरा सॉल्व किया, ये आया है 25.46। ठीक है ना, 24.56। अच्छा, 25.46 मैंने ऐसे ही लिखा है। म्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है सर? म्यू की वैल्यू आई हुई है 0.7। कैपिटल आर क्या आया हुआ है सर? कैपिटल आर हम लोगों ने ये निकाला हुआ था, ये कैपिटल आर था, एंड इट इज 14.7। ठीक है जी। तो अब मैं इसको जरा अलग अलग कर रहा हूँ बच्चों की तरह यार। मैंने लिखा 0.71 इंटू 14.7, और इसमें मैंने प्लस कर दिया 25.46, और बिल्कुल सही आंसर आ गया जी 36। 36 आंसर जी बिल्कुल सही आ गया। तो यार मुझे लग रहा है कि ये जो मेरा कैलकुलेटर है ना बराबर वाला, इस कैलकुलेटर को या तो मैं सही ऑपरेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैंने अभी इसको 1-2 दिन पहले ही इंस्टॉल किया है, तो इतना अच्छा भी मुझे चलाना नहीं आ रहा, मैं कोई गलती कर देता हूँ उसके अंदर प्रेस करने में। अच्छा, लेकिन ये आप मुझे बताएं, हाँ बोले बोले। हाँ 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 हाँ, वो मैंने डायरेक्ट जो 10.5 उठा लिया ना, मुझे 10.5 डायरेक्ट नहीं उठाना चाहिए था। ठीक है जी, जो अब सेल्फ सॉल्व करके आया है वो नंबर था 25 वाला, तो यानी ये वाला जो पोर्शन था ये 25 था, और ये मैं डायरेक्ट ये 10 ले रहा था, इसलिए मैं गलती कर रहा था। ठीक है जी, ठीक है। कैलकुलेशन देखा जाए मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, कैलकुलेशन भी पीडीएफ डिस्कस कर लेंगे, आपके पास रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी, आप इंशाल्लाह दोनों को मिलाकर बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को इंशाल्लाह कॉम्प्रिहेंड कर लेंगे। अच्छा जी, अब मैं और आगे चलना चाहूंगा। आगे चलने में फिर मैं कोई नया क्वेश्चन उठाता हूँ। 2 क्वेश्चन हो गए, और 2 क्वेश्चन करने के बाद अब हम इस वाले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 35, 34, और देखने में तो काफी बड़ा पार्ट लग रहा है क्वेश्चन भी। जून 19। अच्छा जी, इस पर आ जाएं। जब हम इस पर आ जाते हैं तो मैं यहाँ लिखना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन 34 रेड स्पॉट का, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा June 19, पेपर 41, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या था जरा? क्वेश्चन से नहीं, क्वेश्चन यार ये है, अ पार्टिकल ऑफ मास 1.3 kg रेस्ट ऑन अ रफ inclined plane
अच्छा जनाब, इन सारे क्वेश्चन में देखा जाए तो इंक्लाइन प्लेन को ले आते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये इंक्लाइन प्लेन, इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल इस दफा थीटा कह के छोड़ दिया, ठीक है जनाब। और इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट ला के रख दिया है जिसका मास 1.3 kg है, ठीक है जनाब। और इट इज रेस्ट ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन, ठीक है जी। अच्छा, फिर हमें जो फिजिक्स आती है वो हम तो बोलेंगे इसके ऊपर सारी अप्लाई कर दें। और फिजिक्स हमें ये आती है कि इसका वेट एक्ट करता है डाउनवर्ड, इस वेट का एक कंपोनेंट यहाँ पर आ जाता है एम जी साइन थीटा, एक कंपोनेंट यहाँ आ जाता है एम जी कॉस थीटा। अच्छा, एम जी, एम है यहाँ पर 1.3, जी है 9.8, और फिर आ जाएगा साइन थीटा। इधर आ जाए जी, एम जी कॉस थीटा, ठीक है जनाब। अच्छा, अब मुझे जो इसके अंदर प्रॉब्लम लग रही है क्वेश्चन को शुरू करते ही वो ये कि सर इन्होंने क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है टेन थीटा और हमें ज़रूरत है साइन थीटा कॉस थीटा की। तो आप मुझे बताएंगे अगर टेन थीटा पता हो तो क्या आप साइन और कॉस की वैल्यू खुद से निकाल सकते हैं उमर? अच्छा, तो फिर मुझे यहाँ बिल्कुल प्रॉपर वे में कराना चाहिए वरना मैं इसको डायरेक्ट करा देता। अच्छा देखिए यार, कभी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन हो और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज कैलकुलेट करना हो तो उमर बेटा हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, हमेशा हमेशा यहाँ 90 बनाओ, हमेशा यहाँ थीटा बना लो, फिक्स कर लो। 90 डिग्री के सामने ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूस होना है, ठीक। थीटा के सामने वाली साइड अपोजिट साइड होनी है, और ये हमारे पास जो लास्ट साइड हो गई है हमारे पास एडजेसेंट साइड हो गई है, ठीक। अब इसने आपको दिया हुआ है टेन थीटा। टेन थीटा आप जानते हो टेन थीटा क्या होता है सर? टेन थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है ना। तो अपोजिट साइड इसके अंदर 12 है और एडजेसेंट साइड इसके अंदर 5 है। दो साइड्स आपको पता है, थर्ड साइड इज द हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस ऑब्वियसली ए लेवल्स के स्टूडेंट हो तो बच्चों की तरह मैं पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाऊंगा, मैं बड़ों की तरह बोलूंगा कि ये होगा 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 144 प्लस 25 इट मेक्स 169। और 169 का अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 169 का स्क्वायर रूट जो होता है इट इज इक्वल टू 13। तो पक्की बात है कि सर ये वाली साइड 13 होगी। उमर ये जो मैंने बिल्कुल डायरेक्ट बम मार दिया है, पकड़ लिया आपने इस बात को? ठीक है जी, ठीक है ना। तो दो साइड पता थी, थर्ड साइड मैंने ये निकाली। अब जब थर्ड साइड मेरे पास आ गई तो अब यार इसी को लेके मैं आराम से साइन कॉस टेन बोल सकता हूँ। कैसे? तो सर साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस और कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अब मेरे पास साइन कॉस टेन सबकी वैल्यूज हैं, ठीक। और अगर मेरे पास सबकी वैल्यूज हैं तो मैं चाह रहा हूं कि जो मेरे पास 1.3 9.8 साइन थीटा है, तो साइन थीटा की जगह बेटा मैंने लिख दिया 12/13। और इसका मैं एक छोटा सा नंबर निकाल लूंगा भी कैलकुलेटर से, क्योंकि मैं लास्ट क्वेश्चन में देख रहा हूँ कि मैं कैलकुलेटर चलाने में स्ट्रगलिंग कर रहा हूँ, तो मैं गड़बड़ कर देता हूँ। तो कॉस थीटा की जगह बेटा मैंने लिख दिया 5/13। और मैं चाहूंगा कि इसका भी एक छोटा सा नंबर पहले कैलकुलेट करके रख लूं ताकि मुझे कैलकुलेटर चलाने में बार बार दिक्कत ना हो। चलिए जी, मैं इसको पहले सॉल्व करना चाह रहा हूँ। तो देखिए मैंने लिखा है जनाब 1.3 इंटू 9.8 इंटू 12, जो रिजल्ट आया डिवाइडेड बाय 13, तो ये आ गया मेरे पास 11.76। और इन द सेम वे अगर मैं इस तरह आ जाऊं 1.3 9.8 5, जो रिजल्ट आया डिवाइडेड बाय 13, तो ये वाला मेरे पास नंबर आ रहा है 4.9, ठीक। तो बेटा अब मैं इस डायग्राम में चाहता ये हूं कि जहां साइन थीटा वाला फैक्टर लिखा है ना वहां पे यार डायरेक्ट ये वाला नंबर डाल दो, साइन थीटा वाला। और साइन थीटा वाला नंबर आया था 11.76, ठीक। और जहां लिखा है 1.3 कॉस थीटा वाला फैक्टर, तो कॉस थीटा वाला फैक्टर 4.9 आ चुका है। तो बेटा मैंने इसको भी हटा के यहाँ लिख दिया 4.9, ठीक। और जो वेट वाला एरो है इसको भी मैंने इरेज कर दिया ताकि अब मुझे ये बात पता है कि ये एम जी साइन थीटा एम जी कॉस थीटा के सारे मेरे पास कंपोनेंट्स आ गए। तो मैंने मेरे ख्याल में अपने लिए आसानी क्रिएट कर लिया है, ठीक है जी।
और आसानी क्रिएट करने के बाद इस वाली डायग्राम को मैं नीचे ले जाना चाहूँगा ताकि मुझे इसको बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े। तो ये जनाब मैं अपने आप को यहाँ लेकर आ गया इस डायग्राम के साथ। अच्छा जी, अब मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन के अंदर क्या रहा है कि पार्टिकल का मास, इंक्लाइन प्लेन, सब कुछ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू वगैरह वगैरह। अब काम की बात सुने। अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन, अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन पैरेलल टू द प्लेन, ठीक है जनाब, एक्ट कर रही है पार्टिकल के ऊपर, ठीक है जनाब, और लिखा हुआ है पार्टिकल मूविंग अप द प्लेन। ये फोर्स लग रही है और पार्टिकल इज मूविंग अप द प्लेन, पार्टिकल ऊपर जा रहा है। बताइए अगर पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं तो फ्रिक्शन कहाँ आ जाएगी? सर फॉरन फ्रिक्शन नीचे आ जाएगी। जहां ऑब्जेक्ट जा रहा होता है सर, फ्रिक्शन जो होती है हम फॉरन उसके अपोजिट डायरेक्शन में ले लेते हैं। तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड है और जो फोर्स इसको ऊपर लेके जा रही है इट इज 20 न्यूटन फोर्स। 20 न्यूटन की फोर्स इसको ऊपर लेके जा रही है। ठीक है जी। मालूम क्या करना है? मालूम करना है जनाब अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन पैरेलल टू द प्लेन एंड पार्टिकल इज मूविंग अप, शो दैट म्यू इज इतना। म्यू कैलकुलेट करना है बेटा, म्यू कैलकुलेट करना है। ठीक। और म्यू कैलकुलेट करने के अलावा मुझे ये वाली बात को भी ध्यान में रखना है कि हमेशा इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन होता है और ये नॉर्मल रिएक्शन 4.9 के इक्वल होगा क्योंकि मैंने एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा को पहले ही बिल्कुल सिंपल वे में लिख लिया। ठीक है जी। अब मैं बड़े आराम से क्वेश्चन कर सकता हूँ बेटा, मुझे म्यू कैलकुलेट करना है बस। असल क्वेश्चन ये है कि अब मैंने कैलकुलेट करना है म्यू। ठीक है जी। म्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो चलें स्टार्ट करते हैं। म्यू कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेशन, सर कैलकुलेशन ये है, और मैं चाह रहा हूँ कि पेन, अच्छा जरा ये बताइए बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ कि नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है तो आप कहोगे सर नॉर्मल रिएक्शन 4.9 के बराबर है। ये अलॉन्ग वाई एक्सिस बात हो रही है। एक्स एक्सिस के ऊपर जरा लंबी कहानी है। क्या लंबी कहानी है? सर 20 न्यूटन की फोर्स ऊपर एक्ट कर रही है, ठीक है ना। 20 न्यूटन की फोर्स ऊपर एक्ट कर रही है, ठीक है जी। और अगर ऊपर जा रही है तो इसमें जरा पढ़ लीजिए कहीं एक्सेलरेशन इन्वॉल्व ना हो जाए। पार्टिकल मास इतना, वेलोसिटी इतनी, सॉरी वेलोसिटी इतनी थी, फोर्स मैग्नीट्यूड पैरेलल टू दिस, पार्टिकल इज ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग अप, इज ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग अप, बस ऊपर मूव करने वाला है, ऊपर मूव करने वाला है, ठीक है जनाब। तो इसका मतलब है कि बैलेंसिंग पोजीशन है, और अगर बैलेंसिंग पोजीशन है तो बेटा 20 न्यूटन फोर्स ऊपर की तरफ है और 11.76 और फ्रिक्शन नीचे की तरफ है। एंड द ऑब्जेक्ट इज ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन, इज ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग, बस मूव करने वाला है, ठीक है जनाब। अच्छा बेटा ये बताइए 11.76 की बेटा यहाँ प्लस हो रहा है, ये वहां जाके माइनस हो जाना है। फ्रिक्शन, सर फ्रिक्शन होती है म्यू इंटू आर, और आपके पास तो अब आर भी है। तो जनाब आप कैलकुलेटर उठाइए और कैलकुलेटर में नंबर डालते हैं 20 माइनस 11.76, ठीक है जनाब, और डिवाइडेड बाय आर। अच्छा पहले मैं डिवाइड का निशान अभी हटा रहा हूँ, पहले इसका रिजल्ट आने दें। ये रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट को डिवाइड करूंगा, आंसर को डिवाइड करूंगा बाय आर, एंड आर इज 4.9। इसका आंसर आना चाहिए 1.68, मेरे पास आ रहा है, और इसने जी बिल्कुल इसने कहा था 1.6 चाहिए। तो जी हमारा आंसर 1.68 आ रहा है, मेरा ख्याल में तो ये 1.7 के करीब है। लेकिन भाई जब कभी इस तरह की सिचुएशन हो ना, शो दैट, तो वही आंसर लिखो जो उसने शो करने को कहा हुआ। तो अपनी एक्स्ट्रा एफिशिएंसी नहीं दिखाइए कि हमारे पास 1.68 आ रहा है और उसको मैं राउंड ऑफ करूंगा तो ये 1.7 हो जाएगा, इस चक्कर में ना पड़े। क्वेश्चन में उसने जो दिया बस उसी के ऊपर चले, तो ये आगे जी 1.6, ठीक है जी बेटा, ये 1.6 आ गया। तो ये क्वेश्चन का हम लोग फर्स्ट पार्ट ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक। और जब फर्स्ट पार्ट हो चुका तो अब सेकंड पार्ट पर आ जाइए। सेकंड पार्ट के अंदर कह रहे हैं फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, यानी अब वो मूव कर चुका। और अब मूव कर चुका तो याद रखिएगा जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर चुका होता है और ऊपर की तरफ है, इट इज ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग अप, इट मींस द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू मूव। तो फर्स्ट पार्ट में मूविंग स्टार्ट कर रहा था एंड नाउ इट इज मूविंग, एंड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एक्सीलरेशन। तो मैं अब बात करूंगा नेट फोर्स की, ठीक।
और इस नेट फोर्स में ठीक है जनाब, अब आप जरा देख के बताइए नेट फोर्स के अंदर कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो इसके ऊपर एक्ट कर रही हैं। तो नेट फोर्स के अंदर अब आप गौर कीजिए सर, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, और ये जा रहा है ऊपर की तरफ, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, और ये जा रहा है ऊपर की तरफ। ऑब्वियसली इसमें ये लिखा हुआ है द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन इज नाउ रिमूव्ड। अच्छा, ये वाला सेंटेंस मैंने बीच का मिस कर दिया। हजरा उमर बेटा पकड़ ले, ये जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के ऊपर सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? हाँ, सेकंड पार्ट के अंदर लिखा है जी फोर्स ही हटा ली है। हटाइए जी इस फोर्स को हटाइए, वरना मैं तो इस फोर्स को लेके परेशान हो रहा हूँ। फोर्स हटा ली है सर, अगर फोर्स हटा ली तो ये दोनों फोर्सेज जो होंगी इसमें से एम जी साइन थीटा तो नीचे एक्ट करेगी। आप मुझे बताएंगे फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगी बेटा, बताइए जी। और ये यूजुअली यार, अभी आप क्वेश्चन जितने जैसे जैसे सॉल्व करते जा रहे हो तो आप ये वाली बात थोड़ी सी लर्निंग कीजिए कि हमेशा ये जब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट कराते हैं ना, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन को रिवर्स करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो नाउ फ्रिक्शन इज एक्टिंग अपवर्ड एज द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज रिमूव्ड। तो अब अगर ऐसी सिचुएशन है तो एम जी साइन थीटा वाली फोर्स ये नीचे जा रही है, जिसको हमने ऊपर ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है, और अब फ्रिक्शन ऊपर की तरफ चली गई है। ठीक है जी। नेट फोर्स होती है एम ए, और ये जो एम जी साइन थीटा वाला फैक्टर है, दिस इज एम जी साइन थीटा, दैट इज 11.76। तो बेटा ये मैंने 11.76 यहाँ लिख दिया, 11.76 बेटा मैंने यहाँ लिख दिया, माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होती है म्यू इंटू आर। ठीक है जनाब, तो म्यू भी अभी अभी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, पर वो वाला लिखिएगा जो उसने प्रूफ करने के लिए दिया था 1.6, और जहां लिखा हुआ है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर इट इज इक्वल टू 4.9, कैपिटल आर इज इक्वल टू 4.9। तो कैपिटल आर की जगह बेटा मैंने 4.9 लिख दिया, और ये नेट फोर्स है, इसमें से ए निकालना है, तो बेटा इस वाले एम को भी मैं उधर भेज रहा हूँ, एम वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। और क्वेश्चन में पढ़िए मास लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में, इट इज 1.3 kg, मास लिखा हुआ है 1.3 kg। तो बेटा मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन मैं डरा हुआ हूँ अपनी लास्ट क्वेश्चन से, इसलिए मैं 1.6 इंटू 4.9 को पहले बच्चों की तरह सॉल्व करके लिख रहा हूँ, इट इज 7.84। और जब 7.84 मेरा आ चुका है तो अब मैं हिम्मत करके इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। सॉल्व किस तरह कर रहा हूँ, तो देखिए 11.76 माइनस 7.84 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 1.3, और एक्सेलरेशन आ रहा है जनाब 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मार्किंग इसकी मैं देखना चाहूंगा जी, बिल्कुल यही वाला आंसर लिखा है जी, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, हमारा एक्सेलरेशन भी आ गया, और अब एक्सेलरेशन भी आ गया तो थर्ड पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकंड ऑफ मोशन। यार जब ये वर्क डन पूछने जा रहे हैं तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे भाग रहा है, तो जब ऊपर से नीचे भाग रहा है तो ऊपर से नीचे भागने में जब कभी वर्क कैलकुलेट करना हो तो वर्क के लिए चाहिए होता है, आप सिर्फ पहले फॉर्मूले को प्लान कर लें, लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में कह रहे हैं वर्क कैलकुलेट करो। वर्क होता है सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स फ्रिक्शन, क्योंकि उसने बोला अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन की तो खैर है, पर मुझे डिस्टेंस नहीं पता, डिस्टेंस नहीं पता। या तुम मुझे सजेस्ट करो डिस्टेंस में कैसे निकालूं उमर, डिस्टेंस के लिए इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स में चले, और इक्वेशन में जब डिस्टेंस इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स में जाओगे और एक्सेलरेशन आपके पास मौजूद है, तो आप यूं कहोगे डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपने 20 न्यूटन वाली फोर्स जैसे ही रिलीज की तो ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, तो जैसे ही सर ऊपर से वो नीचे की तरफ स्लाइड करना शुरू करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, जैसे ही वो नीचे स्लाइड करना शुरू करेगा तो एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाला होगा। क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड की, हम लोग बात कर रहे हैं, जब आप 2 सेकंड से इसको सॉल्व करते हो तो डिस्टेंस आ जाता है 6 मीटर, डिस्टेंस आ गया जनाब 6 मीटर। और जब डिस्टेंस 6 मीटर का आ गया तो वर्क होता है सर फोर्स इंटू डिस्टेंस। फ्रिक्शन हम लोगों ने कैलकुलेट की हुई है, नहीं सर फ्रिक्शन इतने वैसे नहीं कैलकुलेट की हुई, म्यू आर की फॉर्म में करना पड़ेगी ना, म्यू इंटू आर, तो मैंने लिखा म्यू आर
एस। ठीक, म्यू बेटा हमने क्वेश्चन के बिल्कुल फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया था, अगर याद आ रहा हो तो बताएं, 1.6 था म्यू। कैपिटल आर बेटा अभी अभी हम लोग बार बार देख चुके हैं, कैपिटल आर मैं यूज कर रहा हूँ बार बार 4.9, ये 4.9 हो गया। डिस्टेंस बेटा अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 6 मीटर, और मैं इसको यहाँ लिख के सॉल्व करना चाहूंगा। तो बेटा मैंने लिखा 1.6 इंटू 4.9 इंटू 6, तो इसका आंसर आ रहा है जी 47.04। तो इट इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है, और हमने 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। और अब ये 3 क्वेश्चन करके और लास्ट की क्लास में 2 क्वेश्चन करके, अब इंक्लाइन प्लेन और फ्रिक्शन के क्वेश्चन आपको लग रहा है कि एक जैसे ही होते हैं यार, इसके अंदर कोई इतनी लंबी चौड़ी मुश्किल कहानी नहीं है। अगर आपको, हाँ, अगर आपको इंक्लाइन प्लेन में एम जी साइन थीटा एम जी कॉस थीटा और फ्रिक्शन में म्यू इंटू आर, ये 2 बातें समझ में आ जाए तो आप क्वेश्चन इंशाल्लाह आराम से उठा लेंगे। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन करने की हिम्मत करने जा रहे हैं। इट इज क्वेश्चन नंबर 33, इट इज क्वेश्चन नंबर 33। और इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने अपने तौर से तैयारी कर ली है, और अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी कि क्वेश्चन 33 रेड स्पॉट की बुक का है, वैसे नवंबर 18 पेपर 43 क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है जी, क्वेश्चन क्या है, जरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में डायग्राम उसने शुक्र है थोड़ी सी बना दी है। ये ग्राउंड है, इसके ऊपर बेटा ये ब्लॉक रखा हुआ है, और ये इंक्लाइन प्लेन नहीं है जनाब, और ये रस्सी है, और रस्सी में इन्होंने खुद आपको दिखा रहे हैं कि इट इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन। ठीक है जी, और इसने जो एंगल बनाया हुआ है विद हॉरिजेंटल, इट इज 20 डिग्री। ठीक, अच्छा ये बताइए, अगर बेटा टेंशन या जो भी फोर्स है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड उसने शो की है, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो डाउनवर्ड होगा, और जो उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा वो लेफ्ट साइड पर होगा। ये तकरीबन वही वाला केस है जो मैं कल रात को फिजिक्स में पैराग्लाइडर वाला क्वेश्चन करा रहा था आपको उमर। तो पैराग्लाइडर की तरह ये जो फोर्स है, इस फोर्स के 2 कंपोनेंट्स हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा ये ब्लॉक है, इसको खींच रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया है, इट इज 0.3, और given that the speed of block is constant, it means it is in equilibrium, find the mass of the block, ब्लॉक का मास कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, अच्छा पहला काम बेटा मुझे ये बताइए, जो 50 न्यूटन फोर्स है इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, इट विल बी 50 साइन थीटा, क्योंकि एंगल एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। इसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा इट विल बी 50 कॉस थीटा। ठीक है जनाब, और जब इस ऑब्जेक्ट को आप स्लाइड कराने की कोशिश करेंगे, तो अब आपको ये वाली बात जहन में रखनी है कि सर इसके ऊपर जो वेट है, वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड, वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड, और वेट का नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा अपवर्ड। ये वाली बात तो हमें याद होती है, ये वेट है और ये इसका नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है जी, और वाई एक्सिस की, सॉरी एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाए, एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाए, एक्स एक्सिस के ऊपर देखिए, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा, तो फ्रिक्शन ऑब्वियसली उसकी अपोजिट डायरेक्शन में पैदा होगी। तो फ्रिक्शन इधर होनी है, क्योंकि इस रस्सी की वजह से मूवमेंट इसने इस तरफ करनी है, तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा टूवर्ड्स राइट हैंड साइड। ठीक है जनाब, ऑब्जेक्ट की मूवमेंट टूवर्ड्स राइट हैंड साइड है, तो फ्रिक्शन जो होगी ऑब्वियसली वो लेफ्ट हैंड साइड पर होगी। वेट डाउनवर्ड है, वेट का रिएक्शन एक्टिंग अपवर्ड है। ठीक, बाकी जो फोर्स लग रही है, इस फोर्स को इसने टी का नाम दिया है या एफ का नाम दिया, कोई नाम नहीं दिया, फोर्स लग रही है बस जी, मैंने इसका नाम रख दिया फोर्स। ठीक, तो पूरी डायग्राम मैं आपके सामने ड्रॉ कर चुका हूँ। जब डायग्राम बन गई है तो अब हम इस क्वेश्चन को अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस पे लेके जा रहे हैं, और मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि अब इसमें और मुझे फर्दर कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है जी, तो चले जी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की हम लोग बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मास कैलकुलेट करना है, एक्स एक्सिस की पहले बात कर लेते हैं। ठीक है जी, तो जरा बताइएगा एक्स एक्सिस पर क्या हो रहा है। एक्स एक्सिस पर तो आप कहेंगे सर एक्स एक्सिस पर एम जी, सॉरी एक्स एक्सिस पर ये वाली जो फोर्स है 50 cos 20, इट इज एक्टिंग टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, इट इज एक्टिंग टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, 50 cos 20, इट इज एक्टिंग टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, एंड फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है,
It means no acceleration. No acceleration means equilibrium. Equilibrium means left hand force equal to right hand force. तो right hand force ये रही, लेफ्ट हैंड फोर्स ये रही, तो लेफ्ट हैंड फोर्स इक्वल टू राइट हैंड फोर्स। ठीक है जी। जहां लिखी बेटा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होती है म्यू इंटू आर, और मैंने आर के लिए इक्वेशन रेडी करके नहीं रखी हुई, तो इसलिए मुझे अब पहले वाई एक्सिस पे जाना चाहिए। मैं वाई एक्सिस पे जा रहा हूँ थोड़ी सी स्पेसिंग छोड़ के, लेकिन अजीब सी बात हो जाएगी। पहले वाई एक्सिस पे चलते हैं। वाई एक्सिस पर आ जाए बेटा, जरा देख के बताइए वाई एक्सिस पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है। बेटा आप मुझे उम्र बताइए, वाई एक्सिस पर कौन कौन सी फोर्सेज हैं एंड इन विच डायरेक्शन उसके साथ जी। पहले डाउनवर्ड बताएं, डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन सी है। 50 साइन 20 डाउनवर्ड है, और बोलिए। W इज डाउनवर्ड, और जो W है इट इज mg। ठीक है जनाब, mg। और m तो यार कैलकुलेट करना है, m तो कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, ये वेट हो गया mg। अच्छा, अपवर्ड फोर्स r है, अपवर्ड फोर्स r है। ठीक, तो बेटा जो r की वैल्यू आ गई है, इस r की वैल्यू को, r की इक्वेशन बन गई, इस r की वैल्यू को मैं बोलूंगा यार इस r की इस वाली पोजीशन में लाके सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। r की जगह बेटा r की ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो जरा देखिएगा, इट इज 50 cos 20, इट इज इक्वल टू म्यू, म्यू गिवन है 0.3 है, म्यू 0.3। उसके बाद r, सर r की जगह डालें 50 साइन 20 प्लस mg, और अब आपने mg में से बेटा m को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जरा कैलकुलेटर चलाएं, और कैलकुलेटर बेटा आप भी चलाया करें, ताकि अगर मैं गलत कर रहा हूं तो यार मुझे जरा पकड़ लें। ये मैंने लिखा जी 50 cos 20, तो लेफ्ट साइड के ऊपर नंबर आ गया 46.98, तो इसको मैं 47 ले रहा हूँ। इट इज इक्वल टू 0.3 को इससे मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, 0.3 को विद मल्टीप्लीकेशन लिख रहा हूँ, 0.3 इंटू 50 इंटू साइन 20, तो ये बेटा रिजल्ट आ रहा है 5.1। ठीक, और यही नंबर 0.3 का mg के साथ आ रहा है। m तो कैलकुलेट करना है, g मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक, अच्छा ये नंबर बेटा प्लस है, हमारा कि माइनस हो जाएगा, तो मैंने इसको कर दिया -47, तो ये रिजल्ट आ रहा है मेरे पास 41.86, और ये जो नंबर मल्टीप्लाई है ये माने कि डिवाइड हो जाएंगे। अगर बेटा डिवाइड होंगे तो मुझे इसका मास मिल जाना चाहिए, तो 41 डिवाइडेड बाय, माइनस की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, 0.3 इंटू 9.8, मैंने उल्टा माइनस किया था इसलिए माइनस में आ रहा है, तो रिजल्ट है जी 14.2, और माशाल्लाह जी मार्किंग स्कीम में भी यही इसका आंसर लिखा है 14.2 के जी। तो यार अब बड़ी अच्छी हम लोगों ने फ्लुएंसी मेरे ख्याल में तो पकड़ ली है, और ये हम लोगों ने मास खाली कैलकुलेट करना था, ये बेटा मास भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है जी। अच्छा, इसमें रिकॉर्डिंग को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ।